हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले इस वीडियो में आप लोग के सामने मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और ये बताता हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मेरा नाम हरिओम प्रकाश है। मैं बिहार के मधुबनी ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने एनआईटी पटना से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और अभी एक पावर प्लांट कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। मेरा बचपन से ही फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और मेरे इस वीडियो का पर्पस आई रोडोव और एस एस क्रोटोव जैसे प्रॉब्लम बुक के लिए कंसेप्ट बिल्डअप करना है। तो आइए हम लोग कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जिस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद में हम लोग concept of time of convergence and calculation of maximum and minimum distance of approach इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग पावर डिलीवर्ड बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस इसका जो फार्मूला है इसको डिराइव करेंगे। देन हम लोग ये जो थ्योरी पढ़ेंगे उस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि हमने कुछ प्रॉब्लम को खुद से मॉडिफाई किया है और कुछ को इरोडोव के किताब से लिया है। इन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला एक कैसे काम करता है। और इस फार्मूला को हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, बल्कि ये फार्मूला का केवल फार्मूला का यूज हम लोग जानेंगे कि कैसे यूज करते हैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इस डायग्राम में मैंने एक बड़ी बी दिखाया है जिसके साथ में कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश अटैच किया है और ये बॉडी के साथ में ये कार्टेशियन फ्रेम रिजिडली अटैच है, मतलब ये बॉडी के साथ में मूव कर रहा है। और ये एक पार्टिकल पी है जो कि टाइम के साथ में इस एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है और मैंने इसका वेलोसिटी को जो एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको मैंने वी डैश वेक्टर लिखा है और एक्सेलरेशन को ए डैश वेक्टर के रूप में दिखाया है। अब मैं एक दूसरा बॉडी ए के साथ में एक दूसरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दिया हूं जिसको एस फ्रेम मैं बोलता हूं। तो जब मैं इस एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस एस डैश फ्रेम को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि ये ओ डैश पॉइंट के अबाउट में रोटेट कर रहा है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा है। और इसका जो लीनियर वेलोसिटी पॉइंट का ओ डैश पॉइंट का ये एस फ्रेम में वेक्टर भी ओ डैश मैं इसको लिखता हूं और एक्सेलरेशन ये पॉइंट का एक्सेलरेशन को मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन को मैं ए डैश ए ओ डैश एक्सेलरेशन बोलता हूं। तो मैं इसी सारे चीज़ों को मैंने लिखा है। Suppose a particle is moving in S dash frame of reference attached to a body B as shown in the figure 1. Let V dash and A dash be the velocity and acceleration of the particle respectively at point P whose position vector is R dash as shown in the figure 1 with respect to S dash frame of reference. मतलब ये आर डैश जो है पोजीशन वेक्टर है किसी टाइम में पार्टिकल पी का जो एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। सपोज बॉडी बी इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ओ डैश हैविंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ डैश इज वेक्टर वी ओ डैश एज सीन फ्रॉम एस
फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज अटैच्ड टू ए बॉडी ए। अब जो है मैंने इसी को लिखा है कि v डैश वेक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम एस डैश फ्रेम, और ये ए डैश को लिखा हूं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम एस डैश फ्रेम। ये बीटा वेक्टर जो है डी ओमेगा बाई डी टी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम एस डैश एज सीन फ्रॉम फ्रेम एस। अब नेक्स्ट आते हैं पेज पर, तो ये ओमेगा वेक्टर है जो कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश एज सीन फ्रॉम फ्रेम एस, मतलब ये एस डैश फ्रेम का एंगुलर वेलोसिटी है एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और ये वेक्टर भी ओ डैश लीनियर वेलोसिटी ऑफ ओ डैश पॉइंट ऑफ फ्रेम एस डैश एज सीन फ्रॉम फ्रेम एस। अब जो है ये v डैश ए डैश ओमेगा वेक्टर बीटा वेक्टर वेक्टर v ओ डैश ये सभी दिया हुआ है, तो हमको जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का इस एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या होगा उसको निकालना है। तो मैंने वेक्टर v को लिखा है लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p और पार्टिकल एज सीन फ्रॉम फ्रेम s, और ए वेक्टर को लिखा है लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p और पार्टिकल एज सीन फ्रॉम फ्रेम s। देन वेक्टर v एंड a इज गिवन एज, इसका एक फार्मूला होता है जिसको कि हम लोग डिराइव नहीं करने जा रहे हैं, बस आपको कैसे यूज करना है इस फार्मूला का इसको बता रहे हैं। ये देखिए मैंने लिखा है वेक्टर v इक्वल टू v डैश प्लस वेक्टर v ओ डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r डैश वेक्टर, और एक्सेलरेशन को लिखा है एक्सेलरेशन ए वेक्टर इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ओ डैश प्लस एक्सेलरेशन ए डैश प्लस ओमेगा क्रॉस, ये ब्रैकेट में लिखा है ओमेगा क्रॉस r डैश वेक्टर प्लस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश वेक्टर प्लस बीटा क्रॉस r डैश वेक्टर। अब जो है ये वेक्टर ये इक्वेशन को आप लोग को 12th क्लास में ज़रूर 11th 12th क्लास में ये इक्वेशन को याद रखना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत यूज है आई रोडोव और एस एस क्रोटोव के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये फार्मूला को आप ज़रूर याद रखें। और नेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। ये मैंने माना है कि b कोई भी वेक्टर है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तब इसका जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर b एज सीन फ्रॉम s फ्रेम will be equal to rate of change of vector b as seen from s dash frame plus omega cross b vector। यहाँ पर मैंने लिखा भी है where dv by dt, और ये s को मैंने दिखाया है, मतलब ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर v as seen from frame s, और dv by dt s dash का मतलब है टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर v एज सीन फ्रॉम फ्रेम एस डैश। तो इस सारे फार्मूला को मैंने एक जगह समराइज किया है, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर v ओ डैश प्लस v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस r डैश वेक्टर, और एक्सेलरेशन को लिखा है एक्सेलरेशन ए वेक्टर इक्वल टू एक्सेलरेशन ए ओ डैश प्लस एक्सेलरेशन ए डैश 2 ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r डैश प्लस बीटा क्रॉस r डैश, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर b को मैंने फार्मूला के रूप में लिख दिया dv बाई dt एज सीन फ्रॉम s फ्रेम इक्वल टू dv बाई dt एज सीन फ्रॉम s डैश फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस v वेक्टर।
तो एक बार आप इसको ठीक से देख लीजिए, क्योंकि इसका फिजिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में काफ़ी यूज होने वाला है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स को हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो ये जो फार्मूला मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये फार्मूला, ये जो बताया है, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में ही वैलिड है। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को यूज़ करते समय ये ओ डैश पॉइंट, जिसके अबाउट में ये बड़ी बी एस फ्रेम से देखने से रोटेट करता हुआ दिखाई देता है, इसके अबाउट हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का यूज़ किया है। लेकिन ये इनफैक्ट बॉडी का कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक सी पॉइंट दिखाया है, इसके अबाउट में भी हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन उस केस में हमको ये वेलोसिटी सी का लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन मालूम रहना चाहिए। साथ में ये जो हमने जो पोजीशन वेक्टर ये ओ डैश पॉइंट के अबाउट में पी पार्टिकल का दिखाया है, ये हमको पोजीशन वेक्टर पार्टिकल पी का सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर मालूम रहना चाहिए। यहाँ पर भी डैश और ए डैश, चूँकि ये बॉडी बी के रिस्पेक्ट में है, ये चेंज नहीं करेगा। और ओमेगा और बीटा वेक्टर चूँकि एस फ्रेम से है, तो ये सी पॉइंट के अबाउट में वो सेम ही रहेगा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में देखिए, अगर हम इसको सी पॉइंट के अबाउट में यूज़ करना चाहते हैं तो हमको यहाँ जहाँ वेलोसिटी ऑफ ओ डैश लिखे हैं वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी लिखना पड़ेगा। और यहाँ जो पोजीशन वेक्टर जो पार्टिकल का सी डैश के रिस्पेक्ट में लिखा हूँ उसको हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सी पॉइंट लेना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन में ये ओ डैश का एक्सेलरेशन के बदले हमको पॉइंट सी का एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा। और पोजीशन वेक्टर ये दो टर्म में यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा। ये पोजीशन वेक्टर सी पॉइंट के अबाउट में लेना पड़ेगा, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। बस यही चेंजेस करना है। तो ये जो सी पॉइंट इनफैक्ट बॉडी का कोई भी पॉइंट के अबाउट में ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को यूज कर सकते हैं। तो इसका जो प्रूफ है वो हमको 11-12 में पढ़ना नहीं है, इसको हम लोग आगे हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि क्यों ऐसा करते हैं। उसको चार्ल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। दूसरा एक मेजर पॉइंट आप लोग के साथ में डिस्कस करता हूँ कि ये जो रिलेशनशिप हमने लिखा है समरी के रूप में, ये एक काइनेमेटिकल रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि ये सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये वैलिड है। यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए, अगर हम लोग एस फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम मानते हैं तो ये एस डैश फ्रेम नॉन इनर्शियल हो सकता है। अगर इसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम मानते हैं तो ये एस डैश फ्रेम इनर्शियल हो सकता है। और अगर हम एस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम मानते हैं तो ये एस डैश फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ये देखिए, ये एस फ्रेम अगर इनर्शियल हम लोग यहाँ एज्यूम कर लेते हैं तो एस डैश फ्रेम चूँकि इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, इसलिए ये इनर्शियल फ्रेम कभी नहीं हो सकता है। और लास्ट में एक मेजर पॉइंट ये है कि ये सब जितना भी फार्मूला है ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ही वैलिड है।
न्यूटोनियन मैकेनिक्स को हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोग को मैं बताता हूँ कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या एजम्पशन है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो एक मेजर एजम्पशन है वो है एब्सोल्यूट स्पेस का, और दूसरा मेजर एजम्पशन है एब्सोल्यूट टाइम का। इसमें जो हम लोग स्पेस को मानते हैं वो यूक्लिडियन 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस मानते हैं। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट स्पेस का कंसेप्ट आप समझिए। इसका कंसेप्ट ये है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या आप ऐसे बोलें कि आप किसी एक रॉड को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर लेंथ L देखते हैं, तो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि जिस फ्रेम में वो रॉड रेस्ट में है, दूसरा कोई भी मूविंग फ्रेम में रॉड का लेंथ L ही रहेगा। ये न्यूटन का एजम्पशन है कि लेंथ जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। वो हर एक फ्रेम में लेंथ जो है सेम ही दिखाई पड़ेगा। तो ये एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स का एक मेजर एजम्पशन है। दूसरा है कि एब्सोल्यूट टाइम का, मतलब टाइम इंटरवल सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेंगे। मतलब अगर फ्रेम अगर मान के चलिए ये फ्रेम एस डैश में कोई डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, तो एस फ्रेम में भी वो डेल्टा टी ही टाइम रहेगा। लेकिन ये एजम्पशन जो है वो हमेशा वैलिड नहीं रहता है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो होता है वो अगर बॉडी का साइज और मास बहुत स्मॉल हो जाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स वैलिड नहीं रहता है। और अगर पार्टिकल का मास बहुत हैवी अगर हो जाता है, बहुत एक्सट्रीमली मासिव हो जाता है बॉडी, तब भी जो है ये देखिए, तब भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स वो वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये बॉडी ए, बॉडी बी और ये पार्टिकल पी, ये तीनों में से किसी का भी मास अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सट्रीमली हैवी हो जाता है, ब्लैक होल टाइप का ऑब्जेक्ट जैसे बहुत एक्सट्रीमली हैवी मासिव बॉडी, तो उस केस में ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला इसलिए वैलिड नहीं होगा क्योंकि जब हम इसको आगे चल के जब इसको डेरिवेशन देखेंगे, तो इसमें एस डैश फ्रेम और एस फ्रेम में हमने टाइम इंटरवल को सेम माना है कि टाइम जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ टाइम सेम होता है। तो जब मासिव बॉडी के पास में किसी क्लॉक को हम लोग ले जाते हैं, तो वो क्लॉक भी टाइम जो है वो मासिव बॉडी पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा कोई बॉडी अगर मासिव हो जाता है तो वहाँ पर क्लॉक स्लो हो जाता है, और कोई कम मासिव बॉडी के पास में अगर क्लॉक को हम लोग ले जाते हैं तो वो क्लॉक जो है थोड़ा फास्टर मूव करता है कंपेयर टू जो बहुत मासिव बॉडी के पास में जो क्लॉक है। तो टाइम इंटरवल जो है वो मासिव बॉडी पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये चीज़ भी एज्यूम करेंगे कि ये इंटरमीडिएट मास टाइप का बॉडी है। मतलब ये ना तो एटॉमिक मोलेकुलर लेवल का कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन टाइप का कोई चीज़ है, न ही ये ब्लैक होल टाइप का कोई बहुत मासिव ऑब्जेक्ट है जहाँ पर स्पेस जो है वो यूक्लिडियन ना हो करके वो नॉन यूक्लिडियन स्पेस हो जाता है। उस ढंग का ये कोई भी केस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और एक बात ये है कि ये वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी में से कोई भी अगर वेलोसिटी अगर कंपेरेबल टू लाइट अगर हो जाता है, इनमें से कोई भी वेलोसिटी, ये या तो ये कोई भी कंपेरेबल टू वेलोसिटी या ये, तो ये फार्मूला जो है अप्लीकेबल नहीं रहता है। तो इसलिए
ये जो है ये सारे जो फार्मूलाज आप देख रहे हैं वो मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, उसके लिए ये अप्लीकेबल होता है। और जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल होता है उस केस में स्पेशल रिलेटिविटी का हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला अलग होता है। और जब बॉडी बहुत मासिव होता है उस केस में हम लोग जनरल रिलेटिविटी का यूज़ करते हैं। तो इस फार्मूला का लिमिटेशन हम लोग को जानना ज़रूरी है कि ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के कॉन्स्टेक्ट में ही वैलिड होता है। यही एक मेजर पॉइंट है कि आपको समझना है। हम आगे के लेक्चर्स में भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ही सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कंसेप्ट ऑफ टाइम ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है एंड कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, इसका कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। ये देखिए हम लोग इसको डिराइव किए हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर समरी फॉर्म में हमने फार्मूला जो डिराइव किया है, जिसको कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको दिखाया है। ये देखिए ये फार्मूला पुली स्ट्रिंग प्रॉब्लम और मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेशन में इसका बहुत यूज होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। साथ में ये दोनों फार्मूला मिला करके इरोडोव का बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और दूसरे बुक का भी जो बहुत टफेस्ट प्रॉब्लम माना जाता है, उसको इस दोनों फार्मूला के मदद से हम लोग बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे।